यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2026 बैच में, जहां पे आज है आपके पास लेक्चर नंबर 2 फॉर चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पिछले लेक्चर के बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी इस चैप्टर के बारे में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। हमने बात की थी ब्रीदिंग की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की एंड रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल, जो भी हमने पढ़ा था, है ना। मेरे ख्याल से वो सारा कुछ आपको क्लियर होगा। आई होप एंड बिलीव दैट इज क्लियर टू यू। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट लंग्स। तो लंग्स के बारे में हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही अगला पार्ट जो है वो लंग्स का है। सिस्टम सिस्टम चल रहा है, बट सिस्टम सिस्टम होता है। बोले क्या बोल दिया पता नहीं लगा। लंग्स के बारे में समझो, ये मत देखो, है ना। कितनी होती है? 2 होती है, यानी कि 1 पेयर होता है आपके पास लंग्स का। 1 पेयर होता है आपके पास लंग्स का। तो ये ध्यान से देखना, कैसा डायग्राम, ऐसे डायग्राम आप बनाएंगे लंग्स का। ये आपके पास 1 पेयर आ गया, और ये आ गया आपके पास दूसरा पेयर नहीं, सॉरी, दूसरी लंग। और हाँ चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना लेते हैं। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अच्छा, यहां पे देखना, यहां पे ध्यान से, ये है आपके पास लेफ्ट लंग। बोलिए ये लेफ्ट कैसे हो गई, बताता हूं। ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। इमेजिन दीज आर योर 2 लंग्स, एक यहां दूसरी यहां। तो लेफ्ट वाली साइड से ये वाली दिखेगी आपको। ऐसे देखो ना, ऐसे इसकी तरफ खड़े होकर देखो। ऐसे मानो कि यहां से एक आदमी खड़ा, तो उसका तो लेफ्ट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। और ये जगह क्या है? इट इज नोन एज कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, बोले ये क्या है? लेफ्ट लंग में ऐसी क्या चीज है? एक कार्डियक नॉच है, एंड दिस इज द राइट लंग। कार्डियक नॉच का क्या कारण है? व्हाई इज इट प्रेजेंट हियर? कार्डियक नॉच का कारण क्या है, उसको ध्यान से देखना है। ये आपके लिए हार्ट यहाँ पे प्लेस होता है। हार्ट 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 इज प्लेस्ड हियर। तो उसके लिए जगह बनाने के लिए यहाँ पे कार्डियक नॉच आया है, ठीक है ना। अच्छा, लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई होता है। और एल्वियोलाई के अंदर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, इसके अलावा, है ना, यहाँ पे मैं हार्ट भी बना दूं। कितना गंदा हार्ट बना है, ठीक है। हाँ जी, ये वाली थोड़ी ज्यादा ही बड़ी बना दी मैंने इस साइड से। ऐसे बना लो थोड़ा सा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा है। क्लियर है क्लियर हो गया आपको, क्लियर। हाँ जी, तो ये क्लियर है। आई थिंक सो दिस इज क्लियर टू यू। अब ये कार्डियक नॉच हो गया, हार्ट इज प्लेस्ड हियर। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अबाउट ब्रीदिंग, है ना, कि ब्रीदिंग में 2 चीजें आती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कौन से ऑर्गन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे जो उसको कंट्रोल कर रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं थोरेकिक चेंबर। थोरेकिक चेंबर, थोरेकिक चेंबर। थोरेकिक चेंबर क्या है? इट इज एन एयर टाइट चेंबर कह लीजिए, in which lungs are placed, in which lungs are placed। इसी के अंदर लंग्स आती हैं। बोले थोरेकिक चैम्बर क्या? जैसे ये आप चेस्ट वाला एरिया देखो अपना, है ना, पूरा का पूरा चेस्ट वाला एरिया आपका वही है, थोरेकिक चैम्बर ही है। इसमें क्या क्या आ रहा है ध्यान से देखना है। इसमें 4 चीजें आ रही हैं, 4 पार्ट्स कह लो या 4 चीजें कह लो इसमें। फर्स्ट पीछे वाली साइड से देखना ध्यान से। पीछे वाली साइड आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उससे ये जो आपकी रिब्स हैं ये आके कनेक्ट हो रही हैं आगे। और इन रिब्स की और पीछे रीढ़ की हड्डी के बीच में लंग्स है ना। तो पीछे से कौन कवर कर रहा है इसको? रीढ़ की हड्डी। तो पीछे से रीढ़ की हड्डी है, तो पीछे को हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। तो डॉर्सली रीढ़ की हड्डी। बोले रीढ़ की हड्डी को क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। एक मिनट, काइंडली वेट, लेट मी जस्ट टर्न ऑन द एसी, ताकि ये ज्यादा ठंडा गर्म ना हो जाए फोन, ठीक है। डॉर्सली रीढ़ की हड्डी। अच्छा, वेंट्रली, वेंट्रली माने फ्रंट से सेंटर में। बोले यहाँ पे तो रिब्स हैं, बट फ्रंट से सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। सेंटर में आपकी एक हड्डी होती है ऐसी, देखो, सेंटर में आपके पास एक ऐसी हड्डी होती है जिसके पास आके रिब्स ज्वाइन कर रही है। जैसे रिब्स है, तो ये रिब्स जिस पॉइंट पे अटैच हो रही है ना, उस पॉइंट को, वो वाली एक हड्डी है जिसका नाम क्या है? स्टर्नम है, स्टर्नम। तो डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम वेंट्रली स्टर्नम से कवर्ड है। वेंट्रली इसको स्टर्नम ने कवर किया है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि थोरेकिक चेंबर को बनाएंगे। इंटरकोस्टल मसल्स होंगे,
और ऑफ कोर्स वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रल जो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, इन दोनों के बीच में आपके पास आती हैं रिब्स। रिब्स जो है वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी होती हैं, आगे से स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। इसके अलावा और आपके पास होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल नहीं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक ऐसा फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसा फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर, इस प्रकार से ये फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऐसे आप मानो ये एक डब्बा है, डब्बे के फ्रंट में आपके पास वो स्टर्नम है, स्टर्नम से ऐसे रिब्स जॉइंट है, पीछे से वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है। तो ये पूरा एक एयरटाइट चेंबर सा बन गया। नीचे से किसने कवर किया उसको, नीचे से किसने कवर किया उसको, अच्छा फ्रंट रिब्स जो है वो कहाँ पे है, रिब्स कहाँ पे है, फ्रंट वाली साइड है, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स बता दिए। और बिलो वाली साइड, बिलो वाली साइड से इसको किसने कवर कर रखा है, बिलो वाली साइड से इसको किसने कवर कर रखा है, इसको कवर करा है डायफ्राम ने। इसका नाम क्या है, डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम। और डायफ्राम के बारे में मैं आपको बताऊं तो दिस इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। इसको आप जल्दी से जल्दी पहले नोट करेंगे, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया है? तो सब कुछ हमने कर दिया। वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, वेंट्रली, वेंट्रली स्टर्नम हो गया, रिब्स जो है वो फ्रंट में या कह लो लेटरल पार्ट में, लेटरली इसको रिब्स कवर कर रही हैं और नीचे से इसको डायफ्राम कवर कर रहा है, ठीक है। डायफ्राम क्या है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर या फ्लैप कह लीजिए, स्ट्रक्चर स्लैश फ्लैप कह लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अब हम अगर एक लंग की बात कर रहे हैं तो लंग में जब आप देखेंगे तो लंग्स के पास ऐसी एक लेयर प्रेजेंट होती है, दिस इज अ लेयर अराउंड द लंग्स, दिस इज अ लेयर अराउंड द लंग्स। इस लेयर का नाम है प्लूरा, इस लेयर का नाम है प्लूरा, इस लेयर का नाम क्या है, प्लूरा है। फ्रॉम, अच्छा अंदर वाली साइड से, अंदर वाली साइड से ऐसा लिख देते हैं, अंदर वाली साइड हिंदी में लिख देते हैं, इतना अंग्रेजी मेरे को अब बना ही नहीं जा रही। अंदर वाली साइड से, साइड क्यों इससे लिख रहा हूं, अंदर वाली साइड से ये कनेक्टेड है लंग्स के साथ, तो लंग्स के साथ बिल्कुल जुड़ा टाइप सा है, ठीक है। अब ये लंग का स्ट्रक्चर है, सॉरी लंग सरफेस है, दिस इज द लंग सरफेस एंड दिस इज द प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कह लीजिए, है ना, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन आएगा भाई। इसके बीच में एक फ्लूइड टाइप होगा, है ना, जिसका नाम है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। इसका क्या काम होगा, देखो जब आप सांस ले रहे हो तो ये कभी एक्सपैंड करेगी लंग्स, कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, है ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ये चीज है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ लंग्स। अब इतने पार्ट को हम एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे, ठीक है, इतने पार्ट को हम एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। और साथ में मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग करवा देता हूं इतने पार्ट की, तो जल्दी से जल्दी आप एनसीईआरटी को खोलें और पेज नंबर खोलेंगे आप अपना, पेज नंबर है आपके पास 269, 269 से हमने स्टार्ट किया चैप्टर को, तो वहां से हम करेंगे। उससे पहले ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग वगैरह तो तुम पढ़ लोगे, नीचे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो हमने नहीं किए हैं, वो हमने नहीं किया अभी, बिकॉज वो मैं एनिमल किंगडम में करवाऊंगा, है ना, मोस्टली हमने वाला पार्ट कर लिया, जो एनिमल किंगडम वाला वो बचा है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, इट लीड्स इनटू नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज, ये हमने देख लिया था कल के लेक्चर में, मतलब पुराने लेक्चर में, परसों जब भी आया था। द नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंक्स, फेरिंक्स जो है वो कॉमन पार्ट है फूड और एयर के एंट्री का। फेरिंक्स जो है वो फिर लैरिंक्स तक जाता है, लैरिंक्स जो है वो कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड बॉक्स बोलते हो जिसको आप, ठीक है, ये हमने देख लिया था। जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं तो एक इलास्टिक कवरिंग है जो कि एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जिसको हम, उसने कवर किया था लैरिंक्स की एंट्री को, ठीक है जी, मतलब लैरिंक्स की एंट्री को नहीं ऐसा कह सकते, उसने कवर किया था किसको, फूड पाइप को। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब जिसमें मिड एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, फिफ्थ बताया था ना मैंने आपको, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, है ना, इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स भी आएगा यहाँ पे, इनिशियल नहीं लिखा, चलो इनिशियल नहीं लिखा होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल क्लियर है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगी। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ थिन irregularly walled and vascularized bag like structure called alveoli, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, इस सारे से बन रहा है लंग्स, तो इसके अंदर ऐसे वही ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई वगैरह प्रेजेंट होंगे। वी हैव 2 लंग्स पता है, डबल लेयर्ड प्लूरा, देखो ना, बाहर
अंदर, अंदर वाला जो है वो लंग के सरफेस को टच कर रहा है, बाहर वाला बाहर वाली साइड है, राइट, ऑफ कोर्स वो थोरेसिक चेंबर की तरफ को होगा। इट रिड्यूस, अच्छा देखो बीच में क्या है, डबल लेड प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन के लिए प्लूरा कह लो, डबल लेड है, लिख लो, लिखना चाहो तो। वैसे तो पता ही है प्लूरल मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड लिखा है तो बाहर वाली साइड भी कुछ ना कुछ होगा ना, डबल लेड लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए क्या है, विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, लंग सरफेस के या लंग सरफेस की फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। इट द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक चेंबर, वो तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, थोरेसिक लाइनिंग। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद लंग सरफेस, अंदर वाली साइड से लंग्स की तरफ और बाहर वाली साइड से थोरेसिक लाइनिंग की तरफ, लिख लो, लिखना चाहो तो। ऐसे मैंने बोल के बता दिया था, बट आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बाहर वाली साइड से थोरेसिक या थोरेसिक लाइनिंग को उसने थोरेसिक लाइनिंग की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट है द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, अब ये आ गया वो आपके पास कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है ना। कंडक्टिंग पार्ट में देखो क्या क्या हो रहा था, क्लियर्स फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज द एयर, आल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, ये सब आपको पिछले लेक्चर में करवा दिया गया है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेंबर विद एन एनाटॉमिकली एयर टाइट यहाँ पे है, हाँ, एयर टाइट चेंबर एनाटॉमिकली, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, डॉर्सली उसको कवर किया है वर्टिब्रल कॉलम ने, वेंट्रली स्टर्नम ने, लेटरली रिब्स ने, और बिलो से डायफ्राम ने, और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो ब्रीदिंग में मदद करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है। अच्छा अभी आगे का हमने पढ़ना है तो आगे का हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखना, ये थोरेसिक चेंबर डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि अगर इसके वॉल्यूम में या अगर लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आया तो वो पूरे थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम में ऐसा हमें पता चलेगा कि पूरा थोरेसिक चेंबर ही आपका सब सांस लेंगे, पूरा थोरेसिक चेंबर ऊपर नीचे हो रहा, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द लाइन, वहां पे तो मैं लाइन ही कोट कर देता हूं, लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग, यानी कि पल्मोनरी कैविटी, या लिख लो लिखना चाहो तो। वही बात है ना कि अगर आप थोरेसिक चेंबर का चेंज कर रहे हो तो दैट मींस वो पल्मोनरी कैविटी यानी लंग्स को भी चेंज कर रहा है, तो लंग्स का उसके साथ चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको लंग का वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ाओ, ये लिखवा देता हूं मैं आपको, है ना, उतना इतना कोट करके क्या लिखना। इफ हमें लंग का वॉल्यूम बढ़ाना है तो आपको थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ाइए। अब क्या आप वॉल्यूम डायरेक्टली बढ़ा सकते हो क्या, ऐसे खोल दो ऐसे फाड़ दो बढ़ जाए, अरे भाई वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे, इसके लिए दिमाग लगाना है, तो वो हम समझेंगे ब्रीदिंग वाले पार्ट में। तो पहले आप इसको तो नोट करेंगे तो ही तो हम ब्रीदिंग में जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर लंग का वॉल्यूम बढ़ाना है तो थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, विच विल बी एक्सप्रेस्ड इन दी पल्मोनरी वॉल्यूम। So the position of lungs, लिख लो, the position of lungs in thorax is such that any change in thoracic volume is expressed in pulmonary volume। मेरे ख्याल से ये लाइन आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, लंग्स के बारे में हमने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है ना। तब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ब्रीदिंग वाला, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखवाए हैं तो वो हम लिख लेंगे एक बार, है ना। वैसे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही स्टेप्स वगैरह बता दिए थे, एक बार दोबारा लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा और क्लैरिटी से, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लीजिए। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा, राइट। दूसरा डस्टर यार उधर था मेरे ख्याल में, कहाँ रख दिया है, यस। अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा क्रिस्प में उसको देख लेंगे। पहले तो हमने पूरा डिटेल में इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये वाला वो वाला सब कुछ हमने देखा था, बट अब उसको ही थोड़ा सा जैसे एनसीईआरटी में दिया वैसे हम कर लेते हैं। स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, सबसे पहला है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर। सेकंड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन।
एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन के आसपास जो है डिफ्यूजन हो रहा था, वो हमने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया था, उसको मैंने बोला था बाद में पढ़ाऊंगा भी, तो वो हम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तब आपको करेंगे भी। थर्ड आपने क्या देखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू वो गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगी। फोर्थ में डिफ्यूजन होगा इनटू द सेल्स, अक्रॉस सेल्स, एंड एट लास्ट आपके पास जो है सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, बोले सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, पिछला लेक्चर जाकर देखिएगा, उसमें करवाया है, ठीक है, मैं क्यों बताऊं। आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर टू यू। ये सारे स्टेप्स हैं, और आपको पहले अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो कि हमें स्टार्ट करना है। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया है, जल्दी से जल्दी इसको नोट करें, फिर मैं आऊंगा ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन पे। तो ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन में हमें करना, एक मिनट, अब मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना, और साथ साथ में दूसरा डस्टर भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितना याद है इसके पीछे था। हाँ, तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन कहाँ गया यार, ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन में, हाँ ठीक है, मिल गया भाई, मिल गया। दिस डस्टर इज फार बेटर देन दैट वन, स्मूथ है थोड़ा। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टुवर्ड्स दी ब्रीदिंग वाला टॉपिक। ब्रीदिंग वाले टॉपिक में हमने चीजें पढ़ ली थी थोड़ी सी, और हमने जान लिया था कि ब्रीदिंग में दो चीजें आती हैं, इनहेलेशन आता है एंड एक्सहेलेशन आता है। तो हियर वी आर गोइंग टू कवर द इनहेलेशन एंड हियर वी आर गोइंग टू कवर द एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, लेट मी चेंज द मार्कर एज वेल। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हमें कवर करना है। इतने सारे पढ़े हैं, चलता भी होगा कोई, ये तो कोई न्यू ओपन करने का। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताऊं, हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमें वॉल्यूम के साथ खेलना है, हमें वॉल्यूम चेंज करना है। बोले वॉल्यूम कैसे चेंज करना है, देखिए हमें वॉल्यूम क्यों चेंज करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर मैंने बोला कि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, तो लंग्स में जो बाहर से एयर आएगी वो ज्यादा आ पाएगी, या अगर लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया या लंग्स पिचक गई, इफ लंग्स इज स्क्वीजिंग, तो जो अंदर की एयर है वो बाहर जाएगी, है ना, यही चीज होगी। तो वही है, वी हैव टू, इज इट विजिबल, yes it's visible, we have to change the volume of air in lungs, but वो हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे करेंगे, या आप ऐसा मानिए कि आपको प्रेशर के साथ खेलना है, लेट्स से, है ना, we have to change the pressure of air inside or outside the, इनसाइड द लंग्स, और ओए भाई ये क्या है, हेलो भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ठीक है, इससे हो रहा है ना साफ, इनसाइड द लंग्स और इन द एनवायरमेंट। बोले एनवायरमेंट का चेंज कर सकते हो क्या, नहीं, एनवायरमेंट का हम चेंज ही नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं लंग्स के अंदर का, एनवायरमेंट का वी कैन नॉट चेंज, बट हम एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में लंग्स का चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बाहर अगर मैं बात कर रहा हूं, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट में अगर ज्यादा है, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में अगर मैंने कम कर दिया, इफ आई डिक्रीज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स, तो क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑक्सीजन जाएगी, यानी कि एनवायरमेंट से लंग्स में तब जाएगी जब ये कंडीशन होगी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर इनहेलेशन, एनवायरमेंट से लंग्स आ रही है तो ये इनहेलेशन हुआ ना यार। और अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट कंडीशन फॉर एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेशर के बारे में बात करते हैं, है ना, ऑक्सीजन का प्रेशर, अब देखिए क्योंकि एक्सहेलेशन में एयर अंदर से बाहर जानी चाहिए, तो बाहर अगर ऑक्सीजन कम है, रिलेटिव प्रेशर है ये, है ना, एनवायरमेंट का अगर रिलेटिव प्रेशर ऑक्सीजन कम है, और अंदर अगर प्रेशर, एक मिनट, हाँ, लंग्स में अगर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, ठीक है, या इसको आप उल्टा प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से ही मान लीजिए, ठीक है, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जब ज्यादा हो जाए और एयर में या एनवायरमेंट में जब कम हो जाए, तो ये ट्रांसफर होगा ना, ये ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का, तो इसको आप बोलते हो एक्सहेलेशन, और ये है आपके पास इनहेलेशन। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की कंडीशन है। अब आप प्रेशर तो डायरेक्टली चेंज कर नहीं सकते कि यार दबा दो, है, दबाओगे तो प्रेशर चेंज होगा मान लिया, ठीक है, बट क्या आप वैसा कर सकते हो, नहीं। अब हम इसको कैसे करेंगे, फॉर दिस
हम क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली हम वॉल्यूम के साथ खेलेंगे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पीवी इक्वल्स एनआरटी, ये इक्वेशन पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूं, है ना। क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपको वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया, ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है। तो अगर आपको अंदर की एयर का प्रेशर या टाइडल एयर का प्रेशर या पल्मोनरी एयर का प्रेशर आपको बढ़ा दिया, मान लीजिए अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, अगर आपने ये कंडीशन क्रिएट कर दी, अगर आपने ये कंडीशन क्रिएट कर दी, दैट मींस अंदर से बाहर जाएगी एयर, यानी कि एक्सेलेशन होगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल शब्दों में लिख दूं, एक्सेलेशन में क्या होगा और इनहेलेशन में क्या होगा। एक्सेलेशन में क्या होगा और इनहेलेशन में क्या होगा। इनहेलेशन में प्रेशर ऑफ एयर इज एयर आउटसाइड is greater than pressure of air inside the lungs. लंग्स के अंदर का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, इसी से एयर का ट्रांसफर लंग्स से बाहर से अंदर जा रहा है, यानी इनहेलेशन हो रहा है। एक्सहेलेशन में प्रेशर ऑफ आउटसाइड इज स्मॉलर देन प्रेशर ऑफ इनसाइड द लंग्स, ठीक है, ये एयर का प्रेशर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का केस ये क्लियर हो गया। अच्छा, प्रेशर अगर ये ऐसा है तो आपको प्रेशर और वॉल्यूम का मैंने रिलेशन बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम कम होगा, यानी कि अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो बाहर का वॉल्यूम कम है। और मतलब आप ऐसा सोचिए ना, लंग्स को देखिए आप, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज स्मॉलर या कम है, अगर लंग्स का प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स आपको बढ़ाना है इस कंडीशन के लिए, वॉल्यूम ऑफ लंग्स आपको बढ़ाना है, इसको आप बोलते हो एक्सपेंशन या एक्सपैंड हो रहा है। और इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो जब लंग्स एक्सपैंड हो रहा है, थोरैकिक चैम्बर क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ थोरैकिक चैम्बर, एक्सपेंशन ऑफ थोरैसिक या थोरैकिक चैम्बर है। यहां पे इसका उल्टा होगा, देखो यहां पे लंग्स का प्रेशर ज्यादा है, अब लंग्स का प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स कम होगा। तो इस केस के लिए आप कहोगे कि वॉल्यूम ऑफ लंग्स अगर आपने कम कर दिया तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी और फिर आपका एक्सेलेशन हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स कम करना है, यानी कि लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाइए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब दबा दीजिए। लंग्स अगर पिचक गई, देखो बाहर आ रही, अंदर जा रही है ना, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थोरैकिक चेंबर, थोरैकिक चेंबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब थोरैकिक चेंबर में जो आपने चार चीजें पढ़ी उनमें क्या क्या इफेक्ट आ रहा होगा वो देखना ध्यान से, वो आप ध्यान से देखना। अब आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि आपको लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है, आपको लंग्स का वॉल्यूम कम करना है, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। 1 मिनट यार, मैं ना थोड़ा मार्कर दूसरा ले लेते हैं, काइंडली वेट, पॉज करके देता हूँ। चलो एक मिला है मेरे को, ये रेड है, देखते हैं इससे हो रहा है कुछ नहीं। इज इट विजुअल टू यू? यस विजुअल तो है, तो बस इसी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना आप, है ना। हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्टर्नम। स्टर्नम कहां जा रही, आपके पास डायफ्राम में क्या हो रहा है या इंटरकोस्टल मसल्स में क्या हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, ठीक या। तो इनहेलेशन में क्या होगा, ध्यान से देखना है। इनहेलेशन में सबसे पहले आपकी रिब्स या लंग्स पहले चेक करिए, है ना। यहाँ पे स्टर्नम है और रिब्स है, इसको चेक करिए, इनहेल करिए, आप खुद से इनहेल करके देखिए, ये बाहर की तरफ आ रही है, मतलब एक्सपैंड कर रही है, राइट, दे आर मूविंग टुवर्ड्स आउटवर्ड्स, राइट। तो रिब्स एंड लंग्स, सॉरी रिब्स एंड स्टर्नम मूव टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन, मूव टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है। रिब्स एंड स्टर्नम बाहर की तरफ आ, अच्छा क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसका कारण है इंटरकोस्टल मसल्स का, इंटरकोस्टल मसल्स का एक्सपेंशन, सॉरी इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके कारण से ऐसा काम हो रहा है। यार मेरे को ना 1 मिनट दूसरा मार्कर निकालने दो, काइंडली वेट, मेरे को पॉज करता हूँ। यस, नाउ आई एम हियर विद द मार्कर। हाँ देखो कितना अच्छा चल रहा है। तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन, इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसी का उल्टा एक्सहेलेशन में होगा, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखो एक बार करके देखो, इनहेल एक्सहेल,
अंदर जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? क्योंकि अब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं। ICM आर नाउ रिलैक्सिंग, रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया रिब्स स्टर्नम। रिब्स स्टर्नम, और हमने किस किस की बात की थी? एक था रिब्स, एक था स्टर्नम, एक था वर्टिब्रल कॉलम। तो वो इसी में आ गया कि हड्डियां एक्सपैंड कर रही हैं, तो वो भी ऑफ कोर्स एक्सपैंड कर रहा होगा। अब हम आएंगे टुवर्ड्स डायफ्राम। या पहले आप ये चेक करो, जब रिब्स और स्टर्नम देखिए, रिब्स स्टर्नम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो अगर ऐसे है, मान लीजिए पहले वॉल्यूम ऐसे था, ऐसे था, तो वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया एक्सपैंड करने के बाद ऐसा। तो ये वॉल्यूम ऐसे में बढ़ रहा है, ऐसे में बढ़ रहा है, मतलब अगर आप ऐसे खड़े तो ऐसे का आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है आगे पीछे का। तो इसको क्या बोलते हो? इसको आप क्या बोलते हो? डॉर्सल वेंट्रल, है ना? तो सॉरी, वेंट्रल डॉर्सल, तो डॉर्सो वेंट्रल आपका जो है वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा? डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है एरिया या वॉल्यूम, नॉट एरिया, वॉल्यूम, और यहां पे वही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट थिंग, डायफ्राम के बारे में बात करेंगे। डायफ्राम के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखना। ये वाले लंग्स के डायफ्राम, ठीक है? ये डायफ्राम ऐसे, ये आंखें नहीं है और ये आपका मुंह नहीं है, ठीक है? दिस इज डायफ्राम। अब देखो, मैंने बोला कि मुझे ये जो इसका एरिया है, इस पार्ट का एरिया, ये बढ़ाना है, तो इसको फ्लैट कर दो भाई। इसको फ्लैट कर दिया तो अब ये एरिया इतना तो बढ़ गया ना, ये वाला एरिया बढ़ गया है ना, तो इसको फ्लैट कर देंगे अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है। तो डायफ्राम फ्लैटेंड। और जब डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन में ऐसे था, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे था, तो नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स कर रहा होगा, तो रिलैक्स ऐसे कर रहा है, तो ऐसे क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसको बोलते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है? अब देखो, आपकी वॉल्यूम देखो ध्यान से। मान लो ये डायफ्राम था, ऐसे था पहले, ऐसे, अब ये सीधा हो गया, चपटा हो गया, तो वॉल्यूम ऐसे ऊपर नीचे का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऊपर नीचे का वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम इंक्रीजेस इन एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन, एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में बढ़ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा, तो यहाँ पे तो आप खुद भी लिख सकते हो वैसे, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ डायफ्राम, या हाँ डायफ्राम के बारे में लिखना था। यहाँ पे क्या हो रहा है? डायफ्राम क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है, तो वो डोम शेप में ही रहेगा, वो डोम शेप में ही रहेगा। ठीक है, डोम शेप में ही रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गया है एक्सहेलेशन में। तो मेरे ख्याल से ये एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इट इज क्लियर टू यू, इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है क्या? मैं आपको बता तो रहा हूं, आप सुन ही रहे हो साईं। ठीक है, बिग बॉस का थोड़ा थोड़ा चस्का लग जाता है कभी कभी। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसकी भी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। ब्रीदिंग वाला टॉपिक इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। बाकी जो चीजें बची हैं ना, वो हम देखेंगे अभी अगले लेक्चर में। हो सकता है ब्रीदिंग में हम ना अभी, है ना। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया, एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने इंटरकोस्टल मसल्स की टाइप भी बताई है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये इंटरकोस्टल मसल्स कौन से वाले हैं? एक्सटर्नल वाले की बात हो रही है। जब भी आप वॉल्यूम कंट्रोल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल वालों की ही बात करेंगे। ठीक है, EICM माने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक एक्सटर्नल होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कितना टाइम हुआ? अगले लेक्चर में कर लेंगे ना रीडिंग। हाँ जी, तो 28 मिनट तो हो गए हैं, तो विल रीड दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है ना? हाँ जी, तो कुछ चीजें जो बची होंगी पहले हम उसको कवर करेंगे इसके रिलेटेड, और फिर हम अगले लेक्चर में इसको रीड करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, थोड़ा सा गैसेज के रिलेटेड चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। फिर आफ्टर दैट द चैप्टर विल बी ओवर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।